गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होती है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ड्यूरिंग द अनलोडिंग, इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी। सो एक तो इलास्टिसिटी जो होती है वो अप टू इलास्टिक लिमिट जो है वो डिफाइन होती है। जैसे रबड़ है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करके फिर उसको छोड़ देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे कि जो रबर है वो एक इलास्टिक मटेरियल है, जो एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, लेकिन रबर जो है वो अप टू एक लिमिट, मतलब वो एक लीनियर इलास्टिक मटेरियल है कि वो इलास्टिक लिमिट तक जाएगा, फिर अपनी सेम पाथ फॉलो करते हुए कि जैसे ये सेम पाथ फॉलो किया उसने और वो ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाएगा। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इन इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। जैसे अगर स्टील को ही देखें तो स्टील जो होता है वो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक लीनियर जाता है, फिर उसके बाद ए टू बी जो हम देखते थे ना, ए कहीं यहाँ पे आ जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट वाला, उस जो कर्व में हमने जो देखा था, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे है, ये नॉन लीनियर जाएगा ये यहाँ से कर्व ना। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ओके, अगर हम किसी मटेरियल को इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड अगर उसको स्ट्रेच करते हैं, उसमें और इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा उसमें और स्ट्रेस लगाते हैं, तो वो मटेरियल सेम अपनी लोकेशन पे नहीं आएगा, और सेम अपनी लोकेशन में नहीं आएगा और उसमें कुछ रेसिडुअल स्ट्रेन बच जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने इसको खींचा है यहाँ से, फिर ये इसकी इलास्टिक लिमिट तो यहाँ तक थी, लेकिन हमने इसको सी तक स्ट्रेच कर दिया और यहाँ पे जाके छोड़ते हैं, तो अब ये वापस सेम पाथ फॉलो करके ऐसे आने के बजाय ये ऐसे आएगा। ठीक है, और ये एक परमानेंट सेट बन जाएगा। मतलब रबड़ को ही देख लो, रबड़ को हम एक लिमिट तक खींचेंगे तभी तो वो वापस आएगा, अगर उसको ज़्यादा ही खींच देंगे तो वो ये फिर एक अपना इतना, मतलब उसकी एक बार और ताकत लगाते हैं उसमें और उसको और खींचेंगे तो, और खींच के फिर उसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे उसकी जो डायमेंशन है वो सेम नहीं है, मतलब पहले अगर वो 5 सेंटीमीटर का था तो अभी 5 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ परमानेंट सेट आ चुका है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, उसको बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इलास्टिसिटी। नो प्लास्टिसिटी क्या है? ठीक है, तो प्लास्टिसिटी क्या होता है कि जब एक कोई मटेरियल इन इलास्टिक स्ट्रेन में मतलब इलास्टिक से बियॉन्ड जब उसका स्ट्रेच होता है तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। मतलब कि ये जो मेटेरियल हमने देखा था ना कि ये इलास्टिक लिमिट तक गया, लेकिन एक यहाँ पे एक प्लास्टिक रीजन होता था, तो जो मटेरियल इस रीजन को शो करता है उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, वो प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं उसको। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की वो है रीलोडिंग। रीलोडिंग क्या है? रीलोडिंग क्या है कि जैसे इस मेटेरियल को मैंने स्ट्रेच किया, मैं इलास्टिक लिमिट तक पहुंचा, फिर भी मैंने इसको नहीं छोड़ा, बाद में और इसको स्ट्रेच किया और मैं अभी पॉइंट सी पे आ गया। सी मान लो कोई स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल मान लो, मैं स्टील का एग्जांपल लेता हूँ, स्टील की इलास्टिक लिमिट मान लेता हूँ मैं 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है, मैंने इसको 250 तक स्ट्रेच किया, स्ट्रेच दिया इसको, और उसके बाद इसको रीलोड छोड़ दिया, इसके ऊपर जो लोड था उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो जो सी पॉइंट है वो अब उसकी न्यू प्रोपोर्शन लिमिट बन जाएगी, मतलब उसको जैसे ही रिमूव करेंगे तो यहाँ पे ये परमानेंट सेट आ गया, जैसे हमने पिछले वाले उसमें देखा था, ये परमानेंट सेट आ गया। तो अब इसकी जो प्रोपोर्शन लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। प्रोपोर्शन लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी? क्योंकि हमने इसको अनलोड किया था तो ये ऐसे आया वापस, हम इस मेटेरियल को दोबारा मान लो, दोबारा अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो ये मेटेरियल फिर ऐसे जाएगा और ये सी पॉइंट पे आएगा। तो ये हम कर्व देखेंगे ना, जो कर्व पहले ऐसे बन रहा था रीलोडिंग में, वो कर्व कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, फिर दोबारा स्ट्रेच करेंगे तो वो ऐसे जाएगा सीधा, तो यहाँ पे नया हमको पॉइंट मिल जाएगा सी। ये सी पॉइंट क्या है? ये नया प्रोपोर्शन लिमिट पॉइंट है। पहले क्या था प्रोपोर्शन लिमिट? यहाँ पे कहीं ए पॉइंट हुआ करता था प्रोपोर्शन लिमिट। ओके,
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, तो ये इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्वेश्चन के लिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए क्या पॉइंट याद रखना है, एक ये पॉइंट याद रखना है कि उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट इंक्रीज हो जाएगी किससे, रीलोडिंग से। रीलोडिंग करने से मटेरियल की प्रोपोर्शनल लिमिट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसकी डक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। डक्टिलिटी कैसे डिक्रीज हो गई, डक्टिलिटी क्या होता है, हम लोग डक्टिलिटी को किससे डिफाइन करते थे कि इलास्टिक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन जाएगा उससे हमको डक्टिलिटी पता चलेगा। मैंने बताया था कि 5% से ज़्यादा होगा प्लास्टिक रीजन तो उसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। अब ये जैसे हमने यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो पहले जो डक्टिलिटी जो होती थी बी से एफ होती थी, अब वो डक्टिलिटी सी से एफ हो जाएगी, मतलब ये कम हो जाएगी इसकी डक्टिलिटी, ठीक है। पहले ये इतना हुआ करती थी, अब ये इतना हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट भी याद रखना कि रीलोडिंग क्या क्या करता है, एक मटेरियल की प्रोपोर्शनल लिमिट तो बढ़ा देता है लेकिन उसकी डक्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है क्रीप। ओके, क्रीप क्या है, क्रीप मतलब कोई भी हमने जैसे किसी किसी भी एक मटेरियल का एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। उस मटेरियल को अगर बहुत दिन तक हम ऐसे सस्पेंड करके रखते हैं, मतलब इस तरफ से तो उसको छोड़ देते, कैंटिलीवर बना के छोड़ देते हैं, और हम उसको रोज मान लो ऊपर कोई एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया फिक्स, और 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल 3-4 साल बाद अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम नहीं रहेगा कि यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर था उस रेफरेंस पॉइंट से, तो वो वैसा सेम नहीं रहेगा, वो मतलब डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा एक कर्व एक वो बनाया हमने, ठीक है, कोई कैंटिलीवर बीम है, उस पे थोड़ा लोड भी लगा हुआ है मान लो, और तो ये विथ टाइम ना, मतलब ये लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आना था वो तो आ गया, लेकिन फिर भी वो विथ टाइम, मतलब एक बार लोड लगा दिया कुछ डिफ्लेक्शन आ गया फिर रुक गया, फिर टाइम के साथ ही उसमें डिफ्लेक्शन आता जाएगा, थोड़ा सा वो ऐसे डिफ्लेक्ट होता जाएगा, लोड हम और नहीं बढ़ा रहे बट फिर भी जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको बोलते हैं क्रीप, ठीक है। ब्रिज वगैरह में देखने को मिलता है, ब्रिज में अगर हम तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज बहुत टाइम में होता है, एक 3 4 5 6 साल वो धीरे धीरे होता है, तो मतलब डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो जाके डेटा कलेक्ट करो, तब जाके वो पता चलेगा कि ये क्रीप कर रहा है, ठीक है। वैसा हो नहीं सकता। अब क्रीप का प्रॉब्लम क्या है, क्रीप जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करेगा, मान लो ये ही स्टील का बीम था, ठीक है। तो इसको अगर हम हीट करेंगे नीचे से तो क्रीप ज़्यादा होगा कि कम होगा, हीट करने पे क्रीप ज़्यादा होगा, ठीक है। कैसे, अब मतलब हम देखते रहे नॉर्मली भी टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा तो उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा कर देगा वो, ठीक है। स्ट्रेस पे भी डिपेंड करेगा, ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो क्रीप ज़्यादा होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करेगा, एक तो ये स्टैटिक, कोई आदमी मान लो इस पे कोई एक आदमी खड़ा है, वो एक स्टैटिक खड़ा है, ठीक है, और दूसरा मान लो एक आदमी है वो इस पे जंप कर रहा है, तो दोनों केस में क्रीप जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये था क्रीप का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है एक कंसेप्ट, वो है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या है, क्रीप का उल्टा है। मतलब जब क्रीप होता है ना तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो उस वो स्ट्रेन जो बढ़ रहा है उसकी वजह से स्ट्रेस जो है ना, टाइम के साथ साथ जो स्ट्रेस कम होता जाता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। मतलब जो स्टील है उसमें जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है तो उसका वो रिलैक्स होता जा रहा है, मतलब उसके ऊपर से स्ट्रेस घट जा रहा है। टाइम के साथ स्ट्रेस का कम होने को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्रीप का कंसेप्ट हो गया और रिलैक्सेशन का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फैटिग, और फैटिग वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, like, share, and subscribe. Thanks for watching the video.